स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जी के जीएस में। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं अभी हमारा यूनिट 6 चल रहा है, जो कि आपका 2 या 3 दिन में समाप्त होने वाला है। तो देखिएगा, शुरुआत करते हैं। इसमें हम भारत की सार्वजनिक उद्यम या भारत में सार्वजनिक उद्यम, तो देखिएगा, कंपनियों को नवरत्न का दर्जा केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा दिया जाता है। कौन देता है कंपनियों को नवरत्न का दर्जा? तो ये दिया जाता है केंद्रीय लोक उद्यम विभाग के द्वारा। अब देखिएगा, इसमें हम देखेंगे महारत्न कंपनियां कितनी है। महारत्न कंपनियां क्या आप बता सकते हैं? तो देखिएगा, महारत्न कंपनियों की संख्या वर्तमान में 14 है। ठीक है, तो देखिए, महारत्न कंपनियां दिसंबर 2009 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए महारत्न दर्जे के सृजन का निर्णय लिया गया। महारत्न कंपनी का दर्जा उन्हीं कंपनियों को मिलता है जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में औसतन 5,000 करोड़, कितने हज़ार करोड़? 5,000 करोड़ से अधिक का शुद्ध मुनाफा अर्जित किया हो। 3 वर्षों में इनका औसत सालाना कारोबार कम से कम 25,000 करोड़ रुपए का रहा हो। यानी 3 वर्षों का जो उनका एवरेज आया हो वो कम से कम 25,000 करोड़ का आया हो। उसके बाद है आपका 3 वर्ष की अवधि में इन कंपनियों का नेटवर्थ भी 3 वर्ष की अवधि में इन कंपनियों का नेटवर्थ भी औसतन 15,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा हो। कंपनी के पास नवरत्न का दर्जा हो और कंपनी का विदेश में भी कारोबार हो, फॉरेन में भी कारोबार हो, तो ऐसी कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया जाता है। और भी कुछ पॉइंट्स है, देखिए, महारत्न कंपनियों को 5,000 करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्तावों के लिए स्वायत्तता प्राप्त होती है। कितने निवेश तक के लिए होती है इनको ऑटोनॉमी? तो देखिएगा, 5,000 करोड़ रुपए तक का निवेश ये कर सकती हैं कंपनियां। कौन सी? महारत्न कंपनियां। आगे देखिए, सेबी नियमों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों। यानी सेबी के जो नियम है, सेबी आप जानते संस्था है जो कि वित्तीय आपकी जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे संबंधित होती है, उनको नियंत्रण में रखती है। तो देखिएगा, उसके तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE में सूचीबद्ध हो। आगे देखिए, उपर्युक्त आधारों पर नवंबर 2024 तक 14 सार्वजनिक उपक्रमों को, है ना, कितने सार्वजनिक उपक्रम है? 14, और ये वर्तमान में भी 14 ही हैं। 14 सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न का दर्जा दिया जा चुका है। इनका विवरण निम्न सारणी में है। ठीक है, तो आप देखिएगा कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि आपकी महारत्न कंपनियां हैं। सबसे पहले है आपकी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। कौन सी? NTPC, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। दूसरी है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC। तीसरी है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि SAIL। नेक्स्ट है आपकी भारतीय तेल निगम लिमिटेड IOCL। नेक्स्ट देखिएगा, कोल इंडिया लिमिटेड CIL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BHEL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड GAIL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL। उसके बाद है आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर है आपकी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC, RECL यानी कि RECL लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। ये आपकी लेटेस्ट कंपनी है। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो इस तरह से आपकी कितनी कंपनियां बन जाती हैं? आपकी 14 महारत्न कंपनियां बन जाती हैं। अब देखिएगा, आप देख लेते हैं थोड़ा सा नवरत्न कंपनियों के बारे में कि किन कंपनीज को हम नवरत्न कहते हैं। तो देखिएगा, वर्ष 1997 में नवरत्न का दर्जा मूलतः 9 कंपनियों के लिए ही सृजित किया गया था। नवंबर 2024 तक कुल 24 नवरत्न कंपनियां हैं। नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियां अपने निवल मूल्य का 30% या 1,000 करोड़ रुपए जो कम हो तक निवेश प्रस्तावों पर केंद्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना ही निर्णय ले सकती हैं। आगे देखिएगा, मिनी रत्न कंपनियां। आप देखिए, मिनी रत्न कंपनियां हो गई, तो ये क्या होती हैं आपकी? तो देखिएगा, मिनी रत्न कंपनियों का शुभारंभ 1977 में किया गया था। कब किया गया था? 1977 में। और देखिए, नवरत्न कंपनियों का कब? देखिए, वर्ष 1997 में नवरत्न का दर्जा 9 कंपनियों के लिए ही, देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा,
9 कंपनियां थी नवरत्न में 1997 में। उसके बाद अब कितनी हो गई, 24 हो गई, जबकि आपकी महारत्न कितनी है, 14 है, मैंने बताया था। और देखिएगा इनका जो नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियां अपने निवल मूल्य का 30% या 1000 करोड़ रुपए जो कम हो तक निवेश प्रस्तावों पर केंद्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना ही निर्णय ले सकती हैं। यानी कि केंद्र सरकार की अनुमति के बिना वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है अपना जितना भी उनका निवल मूल्य है उसका 30% या फिर 1000 करोड़ रुपए जो भी कम होगा उसके हिसाब से। आगे देखिएगा मिनी रत्न कंपनियां। तो मिनी रत्न योजना का शुभारंभ 1977 में किया गया था। नवंबर 2024 तक कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं, तो 62 मिनी रत्न कंपनियां हैं। तो इस तरह से आप देखिए 14, 24 और 62। 14 हो गई आपकी महारत्न, नवरत्न हो गई 24 और 62 हो गई आपकी मिनी रत्न। ठीक है, आगे देखिए मिनी रत्न फर्स्ट में 51 कंपनियां हैं, जबकि मिनी रत्न सेकंड में कितनी है, 11। अब मिनी रत्न में भी देखिए 2 श्रेणियां हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट में कितनी कंपनियां हैं, 51 है, और 2 में कितनी है, तो ये हैं आपकी 11 कंपनियां। आगे देखिएगा औद्योगिक विकास एवं वित्तीय संस्थाएं। एरी और मुगा सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, देखिए असम में होता है। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योगों में सुधार से संबंध रखती है। दूसरा है आपका यह संबंधित है। तीसरा है आपका लघु उद्योग विकास संगठन, यानी कि सिडबी की बात हो रही है यहाँ पे, सिडबी नहीं, सीडो की बात हो रही है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लघु उद्योग विकास संगठन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना यानी सीडो की स्थापना कब हुई थी, 1954 में हुई थी। फिर देखिएगा सीडो लघु उद्योगों के संबंध में नीति निर्धारक एवं समन्वयक एजेंसी के रूप में कार्य करता है। कौन सा, SIDO। देखिए इसकी हम बात कर रहे हैं, ये लघु उद्योगों के संबंध में नीति निर्धारक एवं समन्वयक एजेंसी के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी, अब नेक्स्ट आ गया हमारा नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। इसका मुख्य कार्य किराया क्रय पद्धति एवं छोटे उद्योगों को मशीनरी उपलब्ध कराना है। भारतीय उद्यमशीलता संस्थान कहाँ पर है, तो ये आपका गुवाहाटी में है। कौन सा, भारतीय उद्यमशीलता संस्थान गुवाहाटी में है। भारतीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय संस्थान आपका नोएडा यूपी में है। भारतीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान आपका हैदराबाद में है। आगे देखिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की अब हम बात कर रहे हैं। ये आपका इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। कब हुई थी इसकी स्थापना, 2 अप्रैल 1990 को इसने अपना काम करना शुरू करा था। ठीक है, और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी ने अपना कार्य 2 अप्रैल 1990 से करना शुरू किया था। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका लखनऊ में है। यह उन सभी संस्थानों या उन सभी संस्थाओं के कार्यों में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है जो आपके लघु उद्योगों के प्रवर्तन में जुटे हुए हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, देखिए इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, संविधान के विशेष अधिनियम द्वारा 1 जुलाई 1948 यानी कि 1948 1 जुलाई को हुई थी। और देखिए IFCI यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य निजी तथा सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को दीर्घकालीन देखिए दोबारा पढ़ लेते हैं। IFC का उद्देश्य निजी और सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराना है। भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड यानी कि ICICI, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। यह कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है। ICICI के कार्य देख लीजिएगा। इसका कार्य निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्यमों की स्थापना, विकास तथा आधुनिकीकरण में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDB की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। IDB मतलब देखिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। आगे देखते हैं जीर्ण उद्योगों के पुनरुत्थान हेतु वर्ष
1987 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बैंक BIFR का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1987 में। आगे देखिए, विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट का अर्थ उद्यमों में सरकारी भागीदारी घटाना है। वर्ष 1996 में विनिवेश मुद्दों पर समीक्षा, सुझाव तथा विनियमन के लिए विनिवेश कमीशन का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? GV रामाकृष्णन थे। किससे संबंधित बात हो रही है? वर्ष 1996 में विनिवेश से संबंधित मुद्दों की समीक्षा, सुझाव तथा विनियम के लिए विनिवेश कमीशन, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन की बात हो रही है। रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के विस्थापित श्रमिकों की सहायता तथा पुनर्स्थापना के लिए वर्ष 1992 यानी कि 1992 में राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की गई। अब देखिएगा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम यानी कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम की बात करेंगे, जिसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 में की गई थी। देश को विश्व का पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाकर औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। मेक इन इंडिया का लक्ष्य क्या है? 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करना था। कब तक? 2025 तक इस हिस्सेदारी को, विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करना था। किसमें? आपके सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत, ठीक है। वर्ष 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन भी इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य था। मेक इन इंडिया का प्रतीक उपकरणों में निर्मित शेर है, यानी कि इसका जो प्रतीक है वो क्या है? शेर। अब देखिएगा, हम कुछ प्रमुख समितियां एवं आयोगों की बात करने जा रहे हैं जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले आप समिति देख लीजिएगा, महालनोबिस समिति। ये संबंधित है आपके आय वितरण तथा आकलन से। किससे? आय वितरण एवं आकलन से आपकी महालनोबिस समिति संबंधित है, जो कि आपकी 1960 में आई थी। अगली है खुसरो समिति, ये आपकी कृषि एवं ग्रामीण साख से संबंधित है। ये आपकी 1989 में आई थी। फिर है आपकी यानी कि 1989 में आई थी। अगला देखिएगा, दांतेवाला समिति, ये आपकी बेरोजगारी अनुमान से संबंधित है और ये 1968 में आई थी। फिर है सरकारिया आयोग आपका केंद्र एवं राज्य से संबंधित है, 1983 में आया था। गायपुरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है, जो कि 1990 में आई थी। फिर है आपकी गोस्वामी समिति, जो कि आपकी औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है और 1993 में आई थी। उसके बाद देखिएगा, नरसिम्हम समिति। कौन सी? नरसिंहम समिति, यह आपकी वित्तीय सुधार से संबंधित है। सिम्हम समिति आपकी वित्तीय सुधार से संबंधित है, जो कि 1991 में आई थी। अगली है राजा जे चेलैया समिति, ये कर सुधार से संबंधित है, ये भी आपकी 1991 में आई थी। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है, जो कि आपकी 1992 में आई थी। फिर है मल्होत्रा समिति, जो कि बीमा सुधार से संबंधित है, यह आपकी 1993 से आई थी। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है और यह आपकी 1994 में आई थी। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से संबंधित है और ये आपकी 1995 में आई थी। मीरा सेठ समिति हथकरघा विकास से संबंधित है, जो कि आपकी 1995 में आई थी। अगली देखिएगा, महाजन समिति चीनी उद्योग से संबंधित है, 1997 में आई थी। SS तारापोर समिति रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता से संबंधित है, ये भी 1997 में आई थी। BS व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास, कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार से संबंधित है, ये आपकी 2001 में आई थी। अगला है सुरेश तेंदुलकर समिति। आगे देखिएगा, VS व्यास समिति, जो कि आपकी कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार से संबंधित है, यह आपकी 2001 में आई है। अगली है सुरेश तेंदुलकर समिति, गरीबी आंकलन से संबंधित 2005 में आई समिति है। फिर है सच्चर समिति, मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति से संबंधित, ये भी आपकी 2005 में आई थी। अगली है सी रंगराजन समिति, जो कि आपकी भुगतान संतुलन से संबंधित है और 1993 में आई थी। फिर है आपकी डॉक्टर कीर्ति एस पारिक समिति, जो कि आपकी पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव देने हेतु 2013 में आई थी। आगे देखते हैं,
अब देखिएगा वर्ष 2022-23 में शीर्ष 5 वस्तुओं के निर्यात। तो देखिए पेट्रोलियम उत्पाद नंबर 1 पे है इसका एक्सपोर्ट, और ये था आपका 97.4%, 97.47%, और इसका शेयर जो था आपका इसमें एक्सपोर्ट्स में वो था 21.61%। नेक्स्ट था मोती, कीमती अर्ध कीमती पत्थर, ये आपका कितना था, ये आपका मूल्य अमेरिकी डॉलर में था, अमेरिकी बिलियन डॉलर की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो 25.23 या 25.3 बोल लीजिए, तो ये आपका शेयर था 5.59। अगला था औषधि निर्माण जैविक, तो ये आपका था 19.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर, और ये शेयर था 4.31%। अगला था लौह एवं इस्पात, जिसका आपका जो मूल्य था वो था 13.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर, और इसका परसेंटेज 2.97 था। फिर अगला था दूरसंचार उपकरण, जो कि आपका 12.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, तथा इसका जो शेयर था वो था 2.85। अब देखिएगा 2022-23 के प्रमुख 5 आयातों को भी देख लेते हैं। तो देखिएगा कौन सी 5 वस्तु हैं जिनके हमने आयात किए। तो देखिए परसेंटेज को छोड़िए, यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले जो आपका आता है पेट्रोलियम, कच्चा तेल एवं उत्पाद। दूसरा है कोयला, कोक और ब्रिकेट आदि। अगला है पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अगला है सोना, और आपका लास्ट आता है, लास्ट मतलब 5th नंबर पे मोती, कीमती अर्ध कीमती पत्थर। अगला देखिएगा कहाँ हम एक्सपोर्ट करते हैं, कौन से हमारे शीर्ष 5 निर्यात गंतव्य हैं उनकी बात करेंगे। तो आप देखिएगा यूएसए पहले नंबर पे है, दूसरा है संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा है नीदरलैंड्स, चौथा है आपका चीन, और 5वां है बांग्लादेश। यानी कि यूएसए, यूएई, नीदरलैंड्स, चीन, बांग्लादेश। ये भारत के शीर्ष 5 आयात तक, यानी कि आयात के स्रोत कहाँ से हैं। तो देखिएगा हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं। टॉप 5 इंपोर्टर्स चीन से सबसे पहले नंबर पे, फिर संयुक्त अरब अमीरात से यानी कि यूएई से, उसके बाद है आपका यूएसए से, फिर है रूस से, और फिर सऊदी अरब से। ये हम यहाँ पे हमारे ये टॉप इंपोर्टर्स हैं जिनसे हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। ठीक है, अगला देखिए जून अंत 2024 भारत का विदेशी ऋण। तो देखिएगा जून अंत 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना था, इसकी बात कर लेते हैं। भारत का विदेशी ऋण स्टॉक मार्च अंत 2024 की तुलना में जून अंत 2024 में 13.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि के साथ 682.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। ये हम बात कर रहे हैं भारत के विदेशी ऋण की, है ना। अगला देखिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी अनुपात में विदेशी ऋण जून अंत 2024 में 18.8% रहा, जबकि मार्च अंत में यानी कि 2024 में 18.9% था। जून अंत 2024 में भारत के कुल विदेशी ऋण स्टॉक में अमेरिकी डॉलर का सर्वाधिक हिस्सा 54.6% है, जिसके बाद भारतीय रुपया 31.2%, येन 5.4%, एसडीआर 5.1% तथा यूरो 2.9% के स्थान पर आता है। अब देखिएगा अगला हमारा जो टॉपिक है वो है आपका धन मुद्रा बैंक एवं पूंजी बाजार। तो देखिएगा धन मुद्रा बैंक एवं पूंजी बाजार, इसके बारे में अब हम कल बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ और अगले वीडियो के लिए बस वेट कीजिएगा, जिसमें आपके ये जो टॉपिक है धन मुद्रा बैंक एवं पूंजी बाजार की बात करेंगे, और उसके बाद एक वीडियो और आएगा, फिर आपका पूरा ही सिलेबस जीएस का कंप्लीट हो जाएगा। और मेरी वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तथा चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए भी धन्यवाद।